फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक में हमें ये देखना होता है कि अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो उस सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब लगाएं। अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो उस सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब लगाएं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट को पहचान करके वर्ब लगाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें यह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसे ही कई सेंटेंसेस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं जहां पर कंफ्यूजन में कई बार हमारे मार्क्स कटते भी हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिनमें हमें सब्जेक्ट्स को पहचान कर वर्ब लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस कहता है, राम एंड श्याम आर कमिंग। कई बार हमें दो नाम एक चीज की तरफ इशारा करते हुए महसूस होते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा, राम एंड श्याम आर कमिंग। इस सेंटेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि राम और श्याम आ रहे हैं। उसी तरह अगर मैं इस सेंटेंस को रिप्लेस कर दूं टॉम एंड जेरी से, टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी क्या है दोस्तों? एक शो है, एक ऐसा टीवी शो है जिसे बच्चे देखते हैं, कड़ी एंड चावल। इसी तरह से वो कॉम्बिनेशन जो हमेशा एक साथ चलते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और इस तरह से जो दो नाम होते हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे आपने यहां पर देखा, राम और श्याम दो नाम हैं, तो हम यहां पर इज नहीं लगा सकते, हम आर लगाएंगे। उसी जगह जैसे मैंने आपसे कह दिया, अगर मैं यहां टॉम एंड जेरी कर दूं, टॉम एंड जेरी एक टीवी शो है, तो मुझे कहना पड़ेगा टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट टीवी शो। इसका मतलब जो मैंने इज लगाया है वो टॉम एंड जेरी की वजह से नहीं लगाया है, वो टीवी शो की वजह से लगाया है। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप मेरे कही हुई बातों को बहुत ध्यान से सुने ताकि आपको हर सेंटेंस की बारीकी का पता चल सके। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यहां पर राम और श्याम, जब दो इंसानों के बारे में बात करी तो आर आ गया, पर उसकी जगह टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट टीवी शो, कड़ी एंड चावल इज माय फेवरेट फूड। यहाँ पे कड़ी एंड चावल के साथ इज आ रहा है, टॉम एंड जेरी के साथ इज आ रहा है, क्योंकि टॉम एंड जेरी एक टीवी शो है इसलिए इज आया। कड़ी एंड चावल मेरी फेवरेट डिश है इसलिए इज आया। वो टॉम एंड जेरी के लिए इज नहीं है, वो टीवी शो के लिए इज है। वो कड़ी चावल के लिए इज नहीं है, वो फेवरेट डिश के लिए इज है। उसी तरह राम एंड श्याम दो अलग अलग इंसान हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, इसीलिए यहां पर आर आया। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, देहरादून ऋषिकेश एंड माय होम टाउन इज ए टूरिस्ट प्लेस। जैसा कि आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, यहां पर दो नाम थे तो इज कट के आर आया। उसी तरह यहां पर तीन नाम हो रहे हैं। क्या क्या तीन नाम? देहरादून, ऋषिकेश और मेरा शहर यानी कि हरिद्वार। ये तीनों एक टूरिस्ट प्लेस हैं, इसीलिए यहां पर इज ना आकर के हमें आर लगाना है। तो कहने को भले ये टूरिस्ट प्लेस थे, बट हमें ये पता है कि ये तीन नाम हो गए हैं, तीन जगह हैं, इनका हम टॉम एंड जेरी या कड़ी चावल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं और इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीन अलग अलग नाम हैं, इनका हम उस सेंटेंस से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पर इस सेंटेंस को आपके लिए लिख दिया। द एंकर एंड द डायरेक्टर हैव कम। यहां पर दो लोगों के आने की बात की गई है, पहले एंकर की और दूसरे डायरेक्टर की। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में एंड से एक्टर और डायरेक्टर को जोड़ा गया है। अगर हम इस दा को हटा दें तो ये बनता है द एक्टर एंड डायरेक्टर। इसका मतलब हो गया जो एंकर है वही डायरेक्टर है। इसका मतलब एंकर और डायरेक्टर एक ही इंसान है। जब एक आर्टिकल, एक यहां पर दो आर्टिकल थे, एंकर, द एंकर और द डायरेक्टर, इसका मतलब एंकर अलग इंसान है, डायरेक्टर अलग इंसान है, इसलिए हमने यहां पर हैव लगा दिया। पर उसकी जगह अगर आप देखें कि यहां पर मैं द एंकर के साथ दा लगा रहने दूं और डायरेक्टर के साथ वाला दा हटा दूं तो ये एक ही इंसान हो जाएगा जो एंकर भी होगा और डायरेक्टर भी होगा। इसका मतलब ऐसे सेंटेंस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो एंड, जो जोड़ने वाला शब्द है, उससे आगे पीछे अगर दो आर्टिकल लगे हैं तो दो अलग इंसान यानी कि प्लूरल सेंटेंस, और अगर एक ही आर्टिकल लगा हुआ है इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों, फोर्थ वाले सेंटेंस में वही एग्जांपल आ गया जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है। यहां पर मैक्रोनी एंड चीज आर ए डिलीशियस मील। यहां पर आर नहीं आ सकता क्योंकि मैक्रोनी और चीज को हमने एक डिलीशियस मील मान लिया, इसलिए यहां पर इज आएगा। मैक्रोनी एंड चीज इज अ डिलीशियस मील। इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे उस समय फेवरेट टीवी शो, फेवरेट फूड और यहां पे एक डिलीशियस मील आ गया, तो
तो ये दोनों मिलके एक डिलीशियस मील बनाते हैं। इसी तरह से टॉम एंड जेरी मिलके एक टीवी शो बनाते हैं। उसी तरह से कड़ी चावल मिलकर के एक फेवरेट फूड बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में ये तीनों मिलते नहीं हैं, ये तीनों अलग अलग टूरिस्ट प्लेस हैं। तो इसीलिए इन दोनों तीनों सेंटेंसेस में फर्क करना आप लोग जरूर सीखिएगा। दोस्तों कहीं पर भी और ये यूज कर लिया जाता है दो अलग अलग एंटिटीज को जोड़ने के लिए। जैसे यहां पर नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड, इसका मतलब इन दोनों में से एक, तो एक के लिए सिंगुलर के लिए आपको इज लगाना है। अगर यहां में लिख देता स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तब हो जाता आर अलाउड, पर यहाँ पे दोनों में से एक अलाउड है इसलिए मैंने यहाँ पर इज लिखा है। उसी तरह से जब कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत में ईच या एवरी आ जाता है तब भी हमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही काउंट करना पड़ता है, हमें वहां पर सिंगुलर वर्ब सप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि 6th सेंटेंस में हुआ है। एवरी मैन एंड वुमेन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन, इसका मतलब हर आदमी और हर औरत को चेक इन के लिए जरूरी है आना। तो यहां पर जब हम हर इंसान, हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष की बात करते हैं, एवरी या ईच से उन्हें जोड़ते हैं, तो यहां पर हम इसका यूज करते हैं, यहां पर आर नहीं आता है। हमारा 7th वाला सेंटेंस है और नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इन सारे शब्दों का यूज आपको किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो वर्ब, जैसे यहां पर हैज हैव लगना चाहिए था, वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, जैसे यहां पर द बियर्स, इसका मतलब अगर ये प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल आ गया। अगर यहां पर प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल आ गया। अगर ये सिंगुलर होता तो यहां पर सिंगुलर आ जाता। आपको पीछे का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और या नॉर आ रखा है तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल वर्ब के पास लगा हुआ है, पहले वाले सब्जेक्ट से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए यहां पर बियर्स के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, मैं कर दूं नीदर द बियर्स नॉर द टाइगर, तो यहां पर हैज आ जाएगा। इसका मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस सेंटेंस में भी ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो लगे होते हैं, वहां पर जो सब्जेक्ट बिल्कुल वर्ब के करीब होता है, जैसे यहां पर बियर करीब है और टाइगर दूर है, इन केसेस में हमेशा जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब फॉर्म की सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th सेंटेंस है द डॉग हु इज चूइंग ऑन माई जीन्स इज वेरी गुड। वो डॉग जो मेरी जीन्स को चबा रहा है वो बहुत अच्छा है। तो हमारा इज हु इज चूइंग ऑन माई जीन्स, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ खाली डॉग के बारे में बताने के लिए इसको लिखा गया है। अगर यहाँ पे डॉग है तो वहां पर वर्ब जो है वो इज हो जाएगा। अगर यहाँ पे डॉग प्लूरल होता तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाता। इसका मतलब बीच में पहचान बढ़ाने के लिए अगर कोई क्लॉज दे दी गई है तो उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के लेन देन से कोई भी मतलब नहीं है। अगर उस क्लॉज से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लगा दीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगा दीजिए। उसी तरह हेयर और देयर, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें महसूस होता है देयर इज ए बॉय या देयर आर द बॉयज, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जिस भी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होती है वहां पर वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ होता है। जैसे यहां पर देयर इज ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिंगुलर है तो यहां मैंने इज लिख दिया। उसी तरह हेयर आर द पेपर्स, पेपर्स प्लूरल है तो मैंने यहां पर आर लिख दिया। तो देयर के बाद इज, हेयर के बाद आर, ये डिपेंड करता है कि इज और आर के बाद क्या लिखा गया है। अगर यहां पर देयर इज सिंगुलर है तो यहां पर इज आता। अगर मैं यहां ए प्रॉब्लम की जगह द पेपर्स कर दूं तो मैं कहता देयर आर द पेपर्स, फिर देयर का कोई मतलब इज और आर के लिए नहीं रह जाता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे यह पता होना चाहिए था कि जो मैंने लिखा है अगर देयर के बाद सिंगुलर लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत वाइड टॉपिक है। अगर हम कॉम्पिटिशन्स के लहजे से इसको पढ़ते हैं तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है कि कंपटीशन में सेंटेंसेस एज इट इज बुकिश नहीं आते हैं, वहां पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत वर्क करती है। जैसा कि अभी आपने देखा इन 8 और 9 तरीकों में हमने 8 या 9 नई तरीके की बातें देखी। अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं
जिसमें हमें इन वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ और जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर जीरंड लिखा हुआ है। जीरंड हमने वर्ब्स को पढ़ते समय भी पढ़ा था। जीरंड वर्ब की वो फॉर्म्स होती हैं जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन की तरह काम करती हैं। इसका मतलब हमने पढ़ा था वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म जो वर्बल नाउन कहलाती है, यानी कि वो वर्ब जो नाउन की तरह काम करती है वो जीरंड कहलाती है। तो यहाँ पर आप जीरंड का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कैसे यूज करते हैं उसकी तरफ भी ध्यान से देखिएगा। स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज ए गुड आइडिया। यहाँ पर दो जीरंड लगे हुए होते तो प्लूरल, अगर एक लगा हुआ है तो सिंगुलर। जैसे पहले वाले सेंटेंस में आपके एक जीरंड का यूज है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में आपका दो जीरंड का यूज है, यानी कि वो आईएनजी फॉर्म वर्ब की जो सब्जेक्ट की तरह काम करती है, नाउन की तरह काम करती है। तो स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज ए गुड आइडिया, पानी में खड़ा होना एक अच्छा आइडिया था। तो यहाँ पर सिर्फ एक जीरंड लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा। उसके बाद आप देखिए प्लेइंग ड्रम्स एंड रीडिंग बुक्स। ड्रम को बजाना और बुक्स को पढ़ना मेरी दो हॉबीज हैं। ये दो प्लूरल हो गए, क्योंकि एक हो गया प्लेइंग ड्रम्स, दूसरा हो गया रीडिंग बुक्स, इसलिए मैंने यहां पर आज लिखा। यहां पर इसका यूज मैं नहीं कर सकता हूं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप देखिएगा द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर लगा हुआ है, इसका इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिसलीड करने के लिए लगा हुआ है कि हम में से कई लोग कंफ्यूज होकर के रेनबो के अकॉर्डिंग या इज लगा देते हैं, जबकि यहां पर बात द कलर्स की हो रही है। रेनबो के कलर सुंदर हैं, तो यहां पर आपने द कलर्स के अकॉर्डिंग आर लगा दिया। जिस तरह पीछे डॉग वाले सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज से कोई मतलब नहीं था, उसी तरह यहां पर इस प्रीपोजिशन फ्रेज से भी आपका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय या एज वेल एज। जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में ये शब्द आपको एंड को रिप्लेस करते दिखें, जैसे ही अलोंग विद हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ, इज गोइंग टू द सिटी। यहां पर आप देखेंगे यहां अलोंग विद लिखा हुआ है, जबकि अगर आप एंड लिख देते तब भी चल जाता। तो ऐसे वो सेंटेंसेस जिसमें टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय या एज वेल एज एंड को रिप्लेस करते महसूस हो, वहां पर आपको जो सब्जेक्ट देखना है वो ये है, और जो वर्ब लगना है वो इसके अकॉर्डिंग लगना है। इसका मतलब ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, वी होता तो आर आता, आई होता तो एम आता। इसका मतलब बीच में लिखे हुए इन शब्दों से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय और एज वेल एज। ये जहां कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में एंड को रिप्लेस करते महसूस होंगे, वहां पर हमारा वर्ब सबसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। उसी तरह एनी, नो, सम, एवरी, ईच, इनके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनी बॉय, नो वन, सम मिल्क, एवरी बॉय, ईच गर्ल, यानी कि जब कभी भी एनी, नो, सम, एवरी, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, या तो फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, या एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग, ऐसे शब्द किसी सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे। या तो फिर ईच, ईदर, नीदर किसी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा। ईदर और नीदर नॉर नहीं, खाली ईदर और नीदर। जब कभी भी ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएंगे तो उस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसका मतलब आपने सेंटेंस की शुरुआत में देखा, अगर एनी के बाद सिंगुलर वर्ब लगा है, नो के बाद सिंगुलर वर्ब लगा है, सम के बाद सिंगुलर वर्ब लगा है, एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब लगा है, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब लगा है, उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। उसी तरह एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, somebody, someone, something, everybody, everyone, everyone, everything, या ईच, ईदर या नीदर, ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको लिखे मिल जाएंगे। तो वहां भी आप बड़े आराम से सेंटेंस की शुरुआत देखने के बाद पीछे सिंगुलर वर्ब का चयन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। उसी तरह दोस्तों कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, कटर्स, प्लायर्स। ये सारे जितने वर्ड्स मैंने अभी आपके सामने बोले ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अगर आपको इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है तो आपको इनसे पहले एक पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ कटर्स, एक पेयर ऑफ प्लायर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स।
अगर आपको अकेले सीजर्स, कटर्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स ये लिखे मिलेंगे तो ये प्लूरल कहलाएंगे, पर जैसे ही आपने इनके आगे एक पेयर ऑफ लगा दिया ये सिंगुलर बन जाते हैं। उसी तरह नन का यूज बहुत वाइड है। अगर आपको नन के बाद सिंगुलर वर्ड मिलता है तो उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लगना है। अगर नन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है तो उस सेंटेंस में वर्ब प्लूरल लगना है। आज के हमारी क्लास में इतना ही काफी है। कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।